एक ऐसा इंसान जो देश की आज़ादी के लिए बेखौफ होकर जेल गया हो, जिसने अपनी जिंदगी में मौत को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार चकमा दिया हो। बिल्कुल। और जिसे ना उसके सीधे साधे जीवन के लिए लोग प्यार से कविता का गांधी कहते हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि वही इंसान अचानक एक दिन बीच बाजार में खड़ा हो जाए और जोर जोर से आवाज लगाए कि आइए मेरे गीत खरीद लीजिए। मतलब ये तो सुनकर ही बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ होगा कि एक इतने बड़े आदर्शवादी को, अपने उसूलों के इतने पक्के इंसान को अपनी सबसे गहरी भावनाओं की बोली लगानी पड़ी? देखिए, शुरुआत में जब हम इस बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ एक व्यापार या सौदा लगता है। हाँ। लेकिन जब हम इस पूरी घटना की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये असल में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व है। सही बात है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब कोई विशुद्ध कला, जो किसी की आत्मा की आवाज है, वो अचानक बाजार के तराजू पर एक प्रोडक्ट के तौर पर तौली जाती है, तो उस कलाकार के भीतर क्या क्या टूटता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का, इस गहन विश्लेषण का मुख्य केंद्र भी यही है। आज हम कला और बाजार के इसी सदियों पुराने टकराव पर बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। जी, आज हमारे पास हिंदी साहित्य के मशहूर कवि भवानी प्रसाद मिश्र की सुप्रसिद्ध कविता गीत फरोश, उससे जुड़े आलोचनात्मक लेख और उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं, जो कि इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही ठोस आधार देते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन यही है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि जब कोई सच्चा कलाकार अपनी कला को बाजार में बेचने पर मजबूर होता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, और कैसे ये कविता आज के इस उपभोक्तावादी समाज का, हमारे आज के समय का एक बेहतरीन आईना है। बिल्कुल। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बात शुरू करते हैं। उनका जन्म ना 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम था टिगरिया। जी। जब हम उनके जीवन के पन्ने पलटते हैं तो एक बहुत ही शांत, सहज और जमीनी इंसान की छवि उभरती है। जाने माने कहानीकार उदय प्रकाश ने उनके इसी सहज स्वभाव को देखकर उन्हें कविता का गांधी कहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उपाधि सिर्फ उनके साधारण पहनावे के कारण नहीं थी। अच्छा, तो और क्या वजह थी? वजह उनके कर्म थे। मिश्र जी सिर्फ किसी बंद कमरे में बैठकर कोरी कल्पनाएं करने वाले कवि नहीं थे। मतलब वे जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे थे। बिल्कुल। उनका संघर्ष बहुत कड़ा था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। और शायद इसी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था ना? हाँ बिल्कुल। वे 1945 तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। ये एक ऐसा इंसान था जो अपने उसूलों के लिए सत्ता से सीधे टकराने का माद्दा रखता था। क्या बात है। और सिर्फ आजादी से पहले ही नहीं, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि सत्ता से टकराने की उनकी ये आदत आजादी के बाद भी नहीं गई। जी हाँ, आपातकाल के दौरान भी उनका यही रूप दिखा था। बिल्कुल। जब देश में इमरजेंसी का दौर आया तो उन्होंने उस तानाशाही माहौल के खिलाफ एक अनूठा विरोध शुरू किया। पता है, वे रोजाना सुबह, दोपहर और शाम, दिन के तीनों प्रहर एक एक कविता लिखते थे। एक दिन में 3 कविताएं? हाँ। और उनका ये संकल्प बाद में त्रिकाल संध्या नाम की पुस्तक के रूप में सामने आया। उनका ये विरोध भी ना बिल्कुल उनकी भाषा की तरह था, एकदम सीधा और स्पष्ट। सही कहा। और उनका साहित्य में जो इतना बड़ा मुकाम है वो इसी जमीनी सच्चाई के कारण है। आपको बता दूं कि 1972 में उनके काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। जी। और उनकी भाषा भी तो बहुत आम लोगों वाली थी ना? बिल्कुल। नए लेखकों के लिए उनका एक बहुत ही मशहूर कथन है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। मतलब कोई दिखावा नहीं। हाँ, वे भारी भरकम शब्दों के पीछे नहीं छिपते थे। वे कविता को आम इंसान के सुख दुख के साथ लाकर खड़ा कर देते थे। लेकिन यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास भी यहीं से शुरू होता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक ऐसा इंसान जो इतना पक्का आदर्शवादी है, जिसने आज़ादी और तानाशाही दोनों से लड़ाई लड़ी, वो व्यक्ति अपनी कविता गीत फरोश में अपने गीतों को बेचने की बात क्यों कर रहा है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे आज के दौर में कोई ऐसा आदर्शवादी इंडिपेंडेंट क्रिएटर जो हमेशा कला की आज़ादी की बात करता हो, उसे अचानक मजबूरी में किसी कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप को लेना पड़े। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। तो ऐसा क्या हुआ था मिश्र जी के साथ? देखिए, इसका जवाब ना उस दौर की परिस्थितियों में छिपा है। ये कविता 1956 में उनके पहले काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई थी। पर उससे पहले 1951 में
अगेजी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में भी छपी थी। मिश्र जी के अपने ही संस्मरण बताते हैं कि जिसे दुनिया एक हंसाने वाली कविता मानती है, वो असल में उन्होंने भयंकर मानसिक तकलीफ में लिखी थी। उन्हें कभी पैसे का बहुत मोह नहीं रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी। और उस समय एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती होती थी। बिल्कुल, आज भी होती है। उन्हें पैसों की सख्त दरकार थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसी आर्थिक बेबसी ने उन्हें अपना घर छोड़कर कलकत्ता जाने पर विवश किया ना? हाँ, कलकत्ता उस समय फिल्मों के निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो उन्हें वहां जाकर फिल्मों के लिए गीत लिखने पड़े। पर एक बात समझ नहीं आती, फिल्म के लिए गीत लिखना कोई अपराध तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। बहुत से महान कवियों ने ऐसा किया है। तो फिर मिश्र जी को इस बात ने इतना अंदर तक क्यों तोड़ दिया? यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, वो भाषा या शैली की नहीं थी, वो थी प्रेरणा की। अच्छा। अगर हम इसके पीछे का मनोविज्ञान समझें, तो एक सच्चा कवि कविता तब रचता है जब उसके भीतर से कोई भावना स्वाभाविक रूप से फूटती है। वो उसकी आंतरिक पुकार होती है। मतलब वो अपनी मर्जी से लिखता है? हाँ, लेकिन जब आप फिल्मों के लिए लिखते हैं तो वहां की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वहां निर्देशक आपको एक सिचुएशन देता है, जैसे कि हीरो उदास है या कोई जश्न का माहौल है। बिल्कुल। अब आपको उस बाहरी मांग को पूरा करने के लिए लिखना होता है। मिश्र जी के लिए अपनी इस कविता को, जिसे वे साधना मानते थे, उसे जीविका का साधन बनाना पड़ा। रोजी रोटी के लिए। हाँ, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था। ये तो सच में बहुत दुखद है। ये कुछ वैसा हो गया जैसे किसी ने अपनी आस्था का ही बाजारीकरण कर दिया हो। सही कहा। उन्होंने कलकत्ता में गीत लिखे, पैसे भी मिले, लेकिन भीतर एक गहरा दुख बैठ गया। और गीत फरोश उसी गहरे दुख से उपजी हुई कविता है। जबकि अगर कोई इस कविता को ऐसे ही पढ़ ले तो ये बड़ी मजेदार लगती है। हाँ, शुरुआत ही होती है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। इसे सुनकर एक बार तो हंसी आ ही जाती है। बिल्कुल, बाहर से देखने पर वो मुस्कुराहट नजर आती है, लेकिन अब जब हम कलकत्ता वाले उस संदर्भ को याद रखें तो अचानक वो हास्य एक दर्दनाक चीख में बदल जाता है। एकदम सही। उस मुस्कान के पीछे एक मजबूर कलाकार का दर्द है जो बाजार के चौराहे पर खड़ा है। चलिए अब जरा कविता के भीतर चलते हैं, उस लहजे पर गौर करते हैं जो मिश्र जी ने अपनाया है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो कविता का शीर्षक ही पूरी कहानी कह देता है, गीत फरोश। फरोश शब्द का मतलब क्या होता है यहाँ? फरोश एक फारसी प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है बेचने वाला। जैसे इत्र बेचने वाले को हम इत्र फरोश कहते हैं। तो यहाँ कवि खुद गीत फरोश बन गया है। वो अपनी भावनाओं को माल कह रहा है। और उस गीत फरोश का लहजा सुनिए, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। हाँ, ये लहजा बहुत कुछ कह जाता है। इसमें जो ये हुजूर शब्द है ना, ये बहुत चुभता है। वो बार बार खुद को इतना नीचा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये हुजूर शब्द अधीनता का प्रतीक है। कवि ने खुद को एक बाजारू फेरी वाले की तरह पेश किया है, जो अपने सामने खड़े ग्राहक को खुश करने की जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल। वो ग्राहक कोई फिल्म प्रोड्यूसर भी हो सकता है या पूरा बाजार भी। वो कह रहा है कि मेरा माल देखिए। एक फेरी वाले की तरह मार्केटिंग कर रहा है पूरी। हाँ, और वो बाजार की हर मांग को पूरा करने का दावा करता है। आपको कविता में याद होगा, वो कहता है कि ये गीत सख्त सरदर्द खुलाएगा। हाँ, और आगे वो ये भी कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ने का भी गीत है उसके पास। यहाँ तक कि तपेदिक यानी टीबी की बीमारी का भी जिक्र है। भुवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मतलब वो हर मर्ज और हर जरूरत के लिए गीत पेश कर रहा है। बिल्कुल। भुवाली उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ टीबी के मरीजों के लिए सैनिटोरियम हुआ करता था। ये उस बाजार पर कटाक्ष है जो हर मर्ज की दवा बेचना चाहता है। और एक जगह वो रेशमी और खादी के गीतों की भी बात करता है। हाँ, ये 1950 के दशक का संदर्भ है। खादी सादगी का प्रतीक थी और रेशम विलासिता का। मतलब कवि कह रहा है कि आप अपनी विचारधारा बताइए, मैं वैसा ही गाना गढ़ दूंगा। बिल्कुल। पर यहाँ ना मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कवि यहाँ खुद का मजाक उड़ा रहा है या फिर उस समाज का जिसने कला को एक ऑन डिमांड प्रोडक्ट बना दिया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ आत्मग्लानि नहीं है, ये असल में पूंजीवाद और उपभोक्तावादी समाज पर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। हाँ, इसे समझने के लिए हमें उस पंक्ति पर गौर करना होगा जहां वो कहता है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। बाप रे, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। ये लाइन तो अंदर तक झकझोर देती है।
बिल्कुल। वो कह रहा है कि जब समाज में चारों तरफ लोग अपना ज़मीर बेच रहे हैं तो मुझे अपनी कविताएं बेचने में क्यों शर्म आनी चाहिए? उसे भी बाजार की अकल आ गई है। कि दुनिया में टिकना है तो बिकना ही होगा। हाँ, और साहित्य की दुनिया में इसे प्रतिबद्धता या कमिटमेंट का खत्म होना कहते हैं। ये उसका शोक गीत है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? हम जो आज ये चर्चा कर रहे हैं, इसका सुनने वालों के जीवन से क्या सीधा नाता है? नाता बहुत गहरा है। अगर हम आज की बात करें, जब हर चीज बिकाऊ है, तो ये कविता आज के बाजारीकरण पर एक तमाचा कैसे है? देखिए, कविता के अंत में कवि कहता है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी, ये उस समय की बात है। लेकिन आज तो बाजार में साहित्य और कला धड़ल्ले से बिक रही है। आज तो क्रिएटर के भीतर और बाहर दोनों जगह एक ग्राहक बैठा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये जो लाचारी है ना, ये उनकी भाषा में भी बहुत अच्छे से झलकती है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि उनकी अन्य रचनाएं जैसे सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल और अशोक पर आधारित उनका महाकाव्य कालजयी, इन सब में भी उनकी भाषा एकदम बोलचाल की रही है। और यही सहजता इस व्यंग्य को इतना मारक बनाती है। बिल्कुल। जब कोई आपके ही लहजे में मुस्कुराते हुए आपको आपकी असलियत दिखा दे, तो बात सीधा दिल पर लगती है। इससे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या आधुनिक दुनिया में एक कलाकार अपनी कला को बाजार की शर्तों से बचाकर रख सकता है? ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है आज के दौर में। हाँ, क्योंकि बाजार का दबाव इतना ज्यादा है कि कला अक्सर एक वस्तु बनकर रह जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे, तो ये साफ हो जाता है कि गीत फरोश महज एक हास्य कविता नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक कलाकार के स्वाभिमान, उसकी आर्थिक विवशता और समाज की उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच के संघर्ष का एक मार्मिक दस्तावेज है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी कला का कितना सम्मान करते हैं। सही बात है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर शौक, हर विचार और हर कला को मोनेटाइज करने का दबाव है, हाँ, पैसे में बदलने का, क्या हम सभी किसी न किसी स्तर में गीत फरोश नहीं बन गए हैं? जरा अपने भीतर झांक कर देखिएगा कि कहीं हम भी अपनी भावनाओं को किसी न किसी बाजार में तो नहीं बेच रहे। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।